आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय सतनाम, नीला सलाम। साथियों, अधिक से अधिक आप लोग तत्काल लाइव में जुड़िए। कुछ विशेष मुद्दे हैं जिस पर बात होना ज़रूरी है और जितने भी ग्रुप हैं आप इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक जनसंख्या में युवा साथियों तक पहुंच पाऊं और अपनी बात को रख पाऊं। आप लोगों ने लगातार पिछले कुछ दिनों से कई प्रकार की तमाम अफवाह वाली वीडियो या कहना चाहिए जो सच्चाई है उस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। बहुत कुछ लगा होगा कि सच है, बहुत कुछ लगा होगा झूठ है। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और ना ही मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई समस्या है और ना ही मैं किसी भी प्रकार से उनका विरोध करता हूं। लेकिन बात जब स्वाभिमान की आती है तो अपना बचाव पक्ष रखना, अपना मजबूत पक्ष रखना और अपना वक्तव्य बयान देना ज़रूरी है। कुछ लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों के चरित्र पर लांछन लगाते हैं। ऐसे लोगों का, चाहे वो मैं रहूं या समाज के कोई अन्य व्यक्ति रहे, उनका पर्दाफाश करना ज़रूरी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। साथ ही कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। लगातार 2-3 दिन से हम इतने कॉल मैसेज का जवाब दे रहे हैं। हम बीते 5 दिनों से बहुत समस्या से जूझ रहे हैं और वो बेवजह की समस्या है। मैं जानता हूं कि पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे प्रदेश का प्यार मुझे मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो मेरे साथ है। मुझे वैसे तो इसमें बयान देने की, लाइव आकर के बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो भविष्य में कहीं भटक न जाए और हमारा नाम या हमारा जो कमाया हुआ सम्मान है वो खो ना जाए, इसलिए कुछ बातें बतानी आप लोगों को ज़रूरी है। लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को बीच कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो सच्चाई है मेरे तरफ की वो मैं रख पाऊं। आवाज़ क्लियर है? बुद्धि आ रहा है? बढ़िया, ठीक। फेसबुक का क्या हुआ? चल रहा है? कितने लोग जुड़े हैं? 10। इसमें फेसबुक में बहुत कम एक्टिव है ऐसा। और इससे इंस्टा में 500 प्लस है, 550। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसे आप लोगों ने ऑडियो को, वीडियो को, जो मेरे बारे में आप लोगों ने देखा उसको आप लोग शेयर किए, वैसे इस वीडियो को भी लगातार शेयर करिए ताकि पूरे प्रदेश की जनता तक मेरा जो आवाज़ है, मेरा जो बयान है वो जाए। आप लोगों ने बीते दिनों में देखा होगा कि एक मेरा ऑडियो वायरल हो रहा है कि मैंने एक बहन से बात करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया है अपमानजनक, जिसको गलत तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है। साथ ही उससे पहले एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि ये फर्जी वकील है, अधिवक्ता नहीं बना है, फिर भी फीस लेने की बात कर रहा है और आधे आधे वीडियो को काट करके मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन आप जब देखेंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो लोग लिख रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप कमेंट जा करके पढ़िए कि जनता उन्हें खुद ही जवाब दे रही है। वैसे तो मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ बातें जो लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में भी आप ये जानें कि वास्तविकता क्या है। वो लिख रहे हैं कि मैं नशाबाज हूँ, गालीबाज हूँ, कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, समाज का दलाल हूँ। साथियों, जब बात स्वाभिमान पे आती है तो कुछ बातें स्पष्ट करना जरूरी है। वो लोग कह रहे हैं कि चंदा चोरी के आरोप में मुझे भीम आर्मी से निकाला गया था। ऐसी तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जो लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, जो उनके साथ लिख रहे हैं, आप उनका प्रोफाइल चेक करिए। आधे से ज़्यादा लोगों का संपर्क बीजेपी से आप लोगों को मिलेगा। आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्हें हमने मौका दिया था भीम आर्मी में काम करने का और समाज के संघर्ष को आगे बढ़ाने का। वो समाज के संघर्ष को तो आगे नहीं बढ़ाए, कुछ समय बाद वो साथ छोड़ दिए और लगातार भीम आर्मी के विरोध में रहे। मुख्य मुद्दा साथियों, बताने से पहले, ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करने से पहले, वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। कोई व्यक्ति है जो लिख रहा है, वैसे तो मैं बहुत गाली देता हूँ, लेकिन मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिना गाली की कोई बात को रख सकूँ आप लोगों के बीच। चूँकि मैं ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं कि मेरे मुंह से गाली निकलना स्वाभाविक है और कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है, सब गाली देते हैं। लेकिन मेरे जुबान से निकली हुई गलती से गाली
जो फ्रस्ट्रेशन में निकला हुआ था उसे गलत तरीके से मेरी निजी जीवन से निकालकर सामाजिक जीवन में गलत तरीके से जो लोग उपयोग कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है कि वो दूध के धुले नहीं हैं। और उससे पहले जो वो लिख रहे हैं कि नशाबाज, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं साथियों, ये आप देख रहे हो जो तस्वीर है ये मेरे घर की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे घर की महिलाएं बीड़ी नहीं पीती, मेरे घर की महिलाएं शराब नहीं पीती, मेरे घर की महिलाएं मूर्ति पूजा भगवान पूजा नहीं करती। लेकिन जो लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं, आप उनके घर जाकर देखिए, उनकी माताएं तमाम देवी देवताओं की पूजा करती हैं, उनके घर के उनके बीवी उनके लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलिए, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन आपको आवश्यकता है कि मेरे बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको आप मेरे गांव में आकर पूछिए। साथियों, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद पूरी तथ्य के साथ, पूरे एविडेंस के साथ आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैंने लॉ की डिग्री पास करी है कि नहीं करी है, मैंने हाई कोर्ट से इंटर्नशिप करी है कि नहीं करी है, मैंने सालसा से ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, मैंने नालसा से ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, किसी वकील के अंदर में सीखने गया था कि नहीं गया था, वो तमाम डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के बीच अपलोड कर दूंगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सच और झूठ में फर्क को जाने और किसी व्यक्ति के लगाए गए आरोप को आप लोग तथ्य के रूप में समझे। ये साथियों, ये मेरा घर है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। लोग लिख रहे हैं कि मैं चंदा चोरी के पैसे से चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं इस बात को भी स्पष्ट करूंगा। लेकिन आप ये मेरा घर देख सकते हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाऊंगा। ये गेट 2.5-2 लाख रुपए की नहीं है, जिसे चंदा चोरी के आरोप में जो लोग कहते हैं, ये आज से 5 साल 7 साल पहले लगा हुआ गेट है, सामान्य लोहे का बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे घर में बाउंड्री नहीं है। कैसे मत इसका ध्यान रखो। आप देख सकते हैं 10 महीना जेल मैंने जब काटा, उसके पहले से ये ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि मैं अपने घर में बाउंड्री वॉल भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। मेरे पिताजी एक सामान्य से शिक्षक हैं, लोन पे हमारी जिंदगी चल रही है। बेहतर जिंदगी पहले थी, लेकिन लोन के कारण हम ऐसे मुद्दों से जुड़े हुए थे, ऐसे आर्थिक तंगी से जूझे हुए थे कि आप देख सकते हैं कि मेरे घर में ये जो 2 कमरे का दुकान बनना है, ऑफिस बनना है, उसका कार्य अधूरा है। और आप बाउंड्री को भी देख सकते हैं, मेरे घर में बाउंड्री नहीं लगा हुआ है। आप इधर देखिए साथियों, थोड़ा दूर से मुझे कैप्चर हो, आवाज चेक करते रहना, बुद्धि नहीं आकर बताना। आप देख सकते हैं वो जो आपको नीला कलर का दिख रहा होगा, वो पोल्ट्री का फार्म है, जिसे हमने लोन लेकर बनाया हुआ था कि कुछ व्यवसाय चलता रहेगा तो हम लगातार पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालकर सामाजिक संघर्ष में उपस्थित होते रहेंगे। लेकिन साथियों, परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि उसमें हमने मुर्गी का बच्चा नहीं डाला है। जब से बनाए हैं एक बार डाला, फिर वो वैसी पड़ा हुआ है। आप ये गाड़ियां देख सकते हैं, ये गाड़ियां मेरे मामा श्री की हैं। मेरे मामा जी जो कि किसान हैं, लोन पर उन्होंने ये जो 2 हार्वेस्टर है, 2 ट्रैक्टर है, वो लिया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपको आकर पता करने की आवश्यकता है। साथ ही जो हरामखोर लोग मुझे चंदा चोर कहते हैं, मैं उनको बता दूं, यहाँ 3 गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी। हमारे पास एक MG का गाड़ी था, एक अर्टिगा था और एक वेन्यू था। अर्टिगा को बेचकर हम लोग MG लाए थे। धीरे धीरे किस्त भर रहे थे, दोस्त यार मित्र सब हम आपस में मिलकर के किस्त भरते थे। कभी मेरे पिताजी किस्त भरते थे, और यहाँ तक कि मेरे पिताजी उस गाड़ी के गारंटर है। अभी भी जब गाड़ी हमने खिंचवा दिया, 10 महीना क्या हुआ, 10 महीना जेल काटने के बाद जब हम वापस आए, परिस्थितियां खराब थी, गाड़ी बचा नहीं पाए। गाड़ी का 11 लाख रुपए का लोन का रिकवरी अभी भी मेरे नाम पर इशू हुआ है। मेरे पिताजी को नोटिस आया है कि आप 11 लाख रुपए का पटाइए, नहीं तो आपके अकाउंट के ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसी परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, फिर भी हमने कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। 2 गाड़ियां हमारे पास थी, आज दोनों गाड़ी को हम नहीं बचा पाए। अंतिम में साथियों के गाड़ियों के द्वारा आज लगातार चलते हैं। आइए साथियों, मैं आपको और कुछ दिखा दूं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी का नंबर आप चेक कर लीजिएगा। ये गाड़ी समीर, तेरे नाम की पिताजी? मेरे नाम में। ये गाड़ी समीर जांगड़े जो मेरे साथ रहते हैं भाई, उनकी है। जब मेरे पिताजी की गाड़ी खराब हो गई,
जिसमें वो स्कूल जाते थे, तब समीर ने ये गाड़ी मेरे घर पे छोड़ दिया कि एक गाड़ी का रहना जरूरी है। आप मेरा घर देखिए, मेरे घर में अव्यवस्था कितनी है आप देख सकते हैं। गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। 2 कमरे का मकान है और एक हॉल है। अगर चंदा चोरी के पैसों से मैं अपना जेब भरता तो मेरे घर में एसियां लगी होती। तमाम हरामखोर लोग लिख रहे हैं कि मैं चंदा चोर हूं। उन हरामियों को ये पता नहीं है कि मेरे बाद 2 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी पिताजी के बाद मुझ पर है, लेकिन आज भी हमारे पास कोई सेविंग नहीं है। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि क्या परिस्थितियां हैं। आप ये मेरा घर देखिए, लाइट चल ही रहा है ना? हाँ चल रही है। फेसबुक को वो हो गया, इसमें चलिए ठीक रहने देते हैं इसी। में कितने लोग जुड़े हैं? 1000 प्लस। इधर को दिखाओ ना, अच्छे से क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये छोटा सा मेरा घर है। आप इधर देखिए, सब तरफ मैं आपको दिखाता हूँ और आप उसके बाद तय करना कि क्या परिस्थितियां रही होंगी और क्यों मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये मेरा घर है। आप वो जो देख रहे हैं वो कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं है, वो एक सामान्य सा बाथरूम है। लोग लिख रहे थे कि आपके घर में एसी लगा है, आपने ऐसा जेल में बताया। साथियों, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जब हम जेल में थे, बहुत तरह के तमाम मजाक से हम अपना समय व्यतीत करते थे। तब हम एक दूसरे के टांग खींचने वाला काम करते थे कि मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। तब मेरे साथी कहते थे कि बंजारे भैया के घर में तो एसी लगा होगा, पैसे वाले हैं। ऐसा हम मजाक एक दूसरे के साथ करते थे, जिसको समाज के बीच में एक बहरूपिये ने रख करके, जिसे हम कल तक भैया भैया करके सम्मान करते थे, तमाम प्रकार से मुझे बेइज्जत करने का, नीचा दिखाने का प्रयास किया। ये मेरा घर है साथियों, आप देखिए। आओ अंदर को दिखाना, स्पष्ट दिख रहा है ना? हाँ। फेसबुक को थोड़ा सा इशू आ रहा है, इंस्टा का पोस्टर कर देंगे। ये मेरा घर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये सोफा कहीं जापान से, अमेरिका से मंगाया हुआ नहीं है। ये सामान्य सा सोफा है जिसकी कीमत 12 से 15 हजार रुपए की है मार्केट में। ये सोफा मेरे घर में लगा हुआ है। वो जो आप कुर्सी देख रहे हैं वो प्लास्टिक की कुर्सी है, जो 700 रुपए के सर्फ के साथ फ्री में मिलता है, वो कुर्सी है। मैं अगर चंदा चोर होता तो मेरी घर की ये स्थिति कुछ और होती। मेरे पास एक बड़ा घर होता और मैं ऐसी फैसिलिटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता, जो फैसिलिटी का आरोप मुझ पर कुछ हरामखोर लोग लगा रहे हैं। मैं आपको अपना घर भी दिखाता हूं साथियों। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, स्कूटी, मैं आपको इसका पेपर भेज दूंगा। लोन के पैसे से, समिति के लोन के पैसे से हमने वो स्कूटी खरीद कर अपने बहनों के आने जाने के लिए रखा हुआ है। आप तय करते रहिए, आप आकलन करते रहिए कि मैं चंदा चोर हूं कि नहीं, और अगर हूं तो मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। नहीं, उधर भी दिखाना पड़ेगा ना बाहर। मैं यहाँ से हाथ जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए दिख रहा है समझ, एकदम स्पष्ट दिख रहा है ना? साथियों, ये मेरा घर है। आप वीडियो को शेयर करते रहिए और मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोग देखते रहिए। ये मेरा घर है। आप देख सकते हैं कि मेरे घर में कहीं पर कोई एसी नहीं लगा हुआ है। वो जो फोटोस आपको दिख रहे हैं वो बहुजन महापुरुषों के हैं। कहीं पर भी कोई देवी देवता का फोटो नहीं लगा हुआ है। ये कुछ फोटो हैं जो मुझे मेरे जन्मदिन पर मेरे साथियों के द्वारा दिया गया था। वो टीवी आप देख सकते हैं जिसका ईएमआई बजाज फाइनेंस से मैं अभी भी स्वतः पे करता हूं। मेरे फोन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। एक सामान्य सा टीवी मेरे घर में है, कहीं पर कोई एसी नहीं लगा है। लगा हुआ है तो उन क्रांतिकारी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, जिनसे प्रेरित होकर आज समाज को हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए वो तमाम फोटो आप देख सकते हैं मेरे घर में, हम जिनकी आराधना करते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कि गुरु घासीदास, गौतम बुद्ध जी और अंबेडकर जी का फोटो है। साथियों, ये हॉल है हमारे घर का। जो लोग मुझे चंदा चोर कहते हैं, उन हरामखोरों को देखने की आवश्यकता है कि ये छोटा सा घर है मेरा, ये हॉल है, यहीं पे किचन है और यहीं पे बगल में हमारा बैठने का जगह। और आप ये मेरा घर देख सकते हैं, 2 कमरे का मकान है।
ये मेरा कमरा है। ये जो बेड आप देख रहे हैं, ये कोई 1.5-2 लाख रुपए की लाई हुई बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी की फर्नीचर नहीं है। ये खस्ता से जो बनता है वो बेड है 12,000 रुपए का, जिसे हमने जेल से निकलने के पहले लिया था मेरे घर वालों ने कि जब भाई आएंगे तो खाट में नहीं सो पाएगा, तकलीफ होगी, तो फिर हमने ये छोटा सा बेड लिया। आप मेरी घर की परिस्थिति देख सकते हैं, सामान अस्त व्यस्त देख सकते हैं, पूरा दिख गया। वो छोटा सा अलमारी आप देख सकते हैं जिसमें किताबें भरी हुई हैं, नहीं कि कपड़े हैं। और मैं एक और आपको दूसरा कमरा दिखा दूं। भारती कागज नहीं निकाले? निकाल। ये दूसरा कमरा है जहां हमारे पास एक छोटा सा फ्रिज है जो सबके घर में होता है, और ये सामान्य सा कमरा जहां बेड भी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, ये खाट है। और वो है पुराना एक बाजबट, दिखाता हूं। ये है बाजबट जिसके ऊपर हमने अपने औकात के अनुसार, योग्यता के अनुसार, चंदा चोरी के पैसे से कहने वाले लोगों के अनुसार 100-200 रुपए का चादर बिछाया हुआ है। सिर्फ 2 कमरे का मेरा घर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा छोटा सा परिवार है। उन हरामखोरों से पूछिएगा, जब बलौदा बाजार जेल आंदोलन में सब लोग अंदर थे तो कुछ लोग फरहार थे, और जो फरहार थे, छत्तीसगढ़ का खुद को पेरियार जो कहते हैं, उनके साथियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो भी बलौदा बाजार गए हुए थे लेकिन उन्हें गिरफ्तारी नहीं की गई। हम गिरफ्तार हुए, जेल काटे, जेल के अंदर जब रहे तो सामाजिक न्याय यात्रा निकली। सामाजिक न्याय यात्रा में उन हरामखोरों के घर के माँ बहन लोग, कितने लोग गए थे आपको पता करने की आवश्यकता है। ये मेरी माता जी है। आप लोगों ने तमाम रील्स में, वीडियो में, फोटो में देखा होगा कि सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान मेरी माता जी और वो मेरी बहन लगातार, जब मैं जेल में रहा, संघर्ष करती रही। बड़े भैया एडवोकेट विनय रतन सिंह जी के साथ में, सुनील बैरसिया जी के साथ में लगातार संघर्ष करते रहे। फिर लोग लिख रहे हैं कि हम सामाजिक चंदा चोर लोग हैं। एक भैया जिसे हम सम्मान देते थे, खुद को छत्तीसगढ़ के पेरियार कहते हैं, उनके घर के लोग शराब बीड़ी का सेवन करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे घर के लोग ऐसा कोई काम नहीं करते, ना ही हम लोग नशेड़ी लोग हैं। उनको समझने की आवश्यकता है और आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बनने का दौर शुरू होता है। मैं विरोध करता हूं कि भीम आर्मी को लोगों को बनाया जाए। भीम आर्मी के कार्यकारिणी में रहने के बावजूद भी आदरणीय भैया, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो काम कहीं नहीं किए, कहीं पर नहीं लिखे भीम आर्मी, लेकिन अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बनने की मांग जाहिर की। तब हमने लिखा कि भैया और भी लोग हैं। उनके कार्यकर्ता मेरे ऊपर लांछन लगाने लग गए कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, चंदा चोरी के पैसे से चलने वाले व्यक्ति हो। यदि मैं चंदा चोरी के पैसों से चल रहा होता तो आज मेरे घर में संपत्ति भरी पड़ी होती, आज मेरी गाड़ी खिंचाती नहीं। और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। लाइट कितने जुड़ा है मेरा भी? 11:30 11:30 मतलब वायरल हो गई। ये वो दस्तावेज है। जब मैं जेल चला गया, जेल में 9 से 10 महीने की परिस्थिति इतनी खराब हुई कि 1,66,000 रुपए का जो हमारे पास शेष धन था, मेरी माँ के पास सिर्फ एक गहना था, वो आज बैंक में लोन के रूप में, गोल्ड लोन के रूप में गिरवी है। आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं मेरे डिग्री के साथ में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। और जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिएगा कि ऐसा कौन सा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन मैं उपस्थित नहीं रहा, मेरी सहभागिता ना रही हो। और जो लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं उन हरामियों से भी पूछिएगा कि उनके घर के लोगों का क्या योगदान है छत्तीसगढ़ के भीम आर्मी को बनने में। आप राजकुमार जांगड़े जी से पूछ सकते हैं, जब पूरे प्रदेश में भीम आर्मी को कोई नहीं जानता था, मैं अपने होंडा साइन की गाड़ी में एक बड़ा सा झंडा लेकर राम किशन घृत लहरे के साथ एक प्रोजेक्टर पे गांव गांव जाकर तीसरी आजादी फिल्म को दिखाने का काम करता था, बाबा साहब के मूवमेंट को दिखाने का काम करता था। और हमारी टीम बन गई थी भीम आर्मी की। जब SC/ST एक्ट का बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद में जब राजकुमार जांगड़े जी भीम सैनिक चलाते चलाते देवरघट्टा ग्राम पहुंचे, तब उन्होंने मुझे देखा कि ये युवा कौन है जो भीम आर्मी का नाम लेकर टी शर्ट में
पूरे गांव की तरफ चल रहा है, एक संगठन बना के रखा हुआ है, वो मुझे देखे और अपने से जोड़ा, तब जाकर के भीम सैनिक, भीम आर्मी के रूप में परिवर्तन हुआ। और मैं भी चंद्रशेखर भाई से मिलने जाने वाला था, लेकिन मेरा उसी समय प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ तो मैं नहीं जा पाया। ये सबूत है कि मैं चंदा चोर हूं कि नहीं। लेकिन आप सोचिए, जो खुद को छत्तीसगढ़ का पेरियार कह रहे हैं, उनके घर जाइए, वो कहते हैं कि आज मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, उनके हाउसवाइफ के पास कोई रोजगार नहीं है, तो रोज समाज में जाने के लिए गाड़ी में तेल कहां से डलता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। स्पष्ट दिख रहा है सब चीज, बाहर चले दिख रहे हैं। यहीं पे बैठ जाइए। स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि उनकी गाड़ियों में तेल कहां से डलता है। हम स्पष्ट लोग हैं। मैं जब भी मुझे आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है, आप देखेंगे, दिख रहा है ना, आप देखेंगे कि जब भी हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, हम स्पष्ट रूप से वीडियो स्टेटस डालते हैं कि हमें कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए साथियों। हम आपको अपने योग्यता के अनुसार, अपने आर्थिक समस्या के अनुसार, अपने औकात के अनुसार धीरे धीरे समय अवधि में वापस करेंगे। उसके बाद जो मुख्य रूप से मेरा ऑडियो वायरल किया गया, आपको उसको समझने की जरूरत है। हम स्पष्ट लोग हैं, वो हमें तमाम प्रकार से आरोप लगाते रहे, यहां तक कि हमारे पास एक टीम है जिसमें जब मैं जिलाध्यक्ष था तब से मैं अपना प्रतिनिधि एक व्यक्ति को चुनते आया हूं। आज एक टीम है जिसमें हमारे पास कुछ कानूनी सलाहकार हैं जो फ्री में, यहां तक कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप पता कर सकते हैं, आदरणीय जी के गुजराल जी के साथ जब मैं काम कर रहा था, उनके अंडर में जब मैं सीख रहा था, जब मैं द्वितीय वर्ष का छात्र था LLB में, तब हम लोग जो भी समाज के लोग जाते थे फ्री में उनके लिए काम करते थे। नकल भी अपने पैसों से निकलवा करके देते थे। और हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे सीनियर थे, एडवोकेट जी के गुजराल जी, वो 1 रुपए भी किसी से नहीं लेते थे कि समाज का काम है। उस वक्त से लेकर आज तक हमारे पास एक टीम है कि यदि किसी को कानूनी सहायता चाहिए तो फ्री में हम उनको एडवाइस दे दें। अगर उनको लगता है कि मामला बड़ा है तो वकील दे दें। अब मुख्य जो बात है साथियों, वो आपको समझना पड़ेगा। पहला ये खड़ गया क्या, मोनिका नाम की जो बहन है जिसके साथ मेरा ऑडियो वायरल किया गया है, साथियों, ये हमारी दोस्ती जब मैं सेकेंड ईयर BA LLB में था तब हुई थी। तब हमारे बीच 1000, 500, 2000 का लेन देन बना रहता था। एक दिन मुझे किसी निश्चित काम के लिए, निजी काम के लिए पैसों की आवश्यकता हुई, तब उसने कहा कि ओम, मेरे पास पैसे आप रख लो, जब मुझे जरूरत होगा तब आप मुझे वापस कर देना। उन्होंने मुझे लगभग 49,500 रुपए, जैसा कि उन्होंने बताया, दिया हुआ था। अब उनके सारे पैसे लगभग हम वापस कर चुके थे। उनका बचा हुआ था 21,000 रुपया। चूंकि मैं जेल में था, मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, आप लोग किसी व्यक्ति के कहने से ये कंफर्म मत कीजिए आप मेरे घर आइए। मुझे धमकी दिया जा रहा था आदरणीय भैया जी के द्वारा कि मोनिका भी बिलासपुर में रहती है, तुम भी बिलासपुर में रहते हो, समीर को बुला लो, लाइव वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि बहन मोनिका जी को मेरे घर लाइए और संजीत बर्मन और उनकी पूरी टीम यहाँ आए और मैं भी यहाँ उपस्थित रहूं और लाइव के माध्यम से मेरे परिवार से पूछिए कि जब मैं जेल में था तो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि मोनिका जी के द्वारा मेरी बहन, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरे मामा जी, समीर और जितने भी लोग मेरे परिवार के लोग निकले, उनको फोन करके मेरा पैसा दो कहती थी। क्या उनको हमारी परिस्थिति से रूबरू नहीं था? क्या वो ये नहीं जानती थी कि मैं जेल में था? लेन देन का मामला मेरे से था और उसके बावजूद, सारा पैसा वापस करने के बावजूद लगातार मुझ पर आरोप लगा रही है कि मुझसे गाली गलौज किया है। मैं स्वीकार करता हूं साथियों कि अंत में मेरे मुंह से, मेरे परेशानियों की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से गाली जरूर निकला है, लेकिन आप ऑडियो को ध्यान से सुनिए कि मैं उनसे सिर्फ 1 दिन का मौका मांग रहा था कि आज नहीं हो पाया, कल के डेट पे हो जाएगा, मैं कर दूंगा। जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड किया गया और ऑडियो ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जिसे मेरे परिवार से, मेरे निजी, मैं कौन सी गाड़ी चढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं, इन चीजों से तकलीफ है। बार बार मुझे ग्रुप में यह कहा जा रहा था कि चंदा के चोरी के पैसे से गाड़ी चढ़ रहे हो। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, चंदा के चोरी के पैसे से गाड़ी चढ़ता तो आज मेरी गाड़ी का किस्त भर दिया होता और मेरी गाड़ी रुक जाती। जब 10 महीने हम जेल में थे, किसी व्यक्ति ने आकर मेरे घर में नहीं पूछा कि मेरे घर में खाना है या नहीं। और साथ में
आदरणीय भैया जी, जिसका नाम मैं कई बार ले चुका, आप समझिए, वो कह रहे थे कि घर में खाने के लाले पड़े हैं और बाउंसर लेके घूम रहे हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप और आपका पूरा खानदान परिवार मेरे घर आइए। मैं आपको वो रोटी सब्जी दाल खिलाऊंगा जो मैं मेरे परिवार में खाता हूं। मैं आप जैसे लोगों को पालने की क्षमता रखता हूं, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं अपने घर में पिताजी से ज्यादा अपना पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि उनकी भी परिस्थितियां खराब है। आज हम जो कुछ भी हैं अपने दम पे छोटा मोटा काम करके धीरे धीरे सामाजिक पीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते संघर्षों को तय करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। न कि आप जैसे मुझे कहते हैं रीलबाज, लोग रील में भी उसको पसंद करते हैं जो काम करते हैं। आपने तमाम वीडियो मेरे खिलाफ डाले, तमाम पोस्ट मेरे खिलाफ डाले, पोस्ट में ही आपको जवाब मिल गया कि जनता, प्रदेश के युवा मेरे साथ है, ना कि आपके साथ है। आप लोगों के ऊपर ही वो चढ़ रहे हैं। कि इस बात की गवाही है, सबूत है कि मैं संघर्ष के लिए, सामाजिक संघर्ष के लिए हमेशा ईमानदार रहा। आपने मुझ पर आरोप लगाया कि चंदा चोरी के वजह से संगठन से बाहर किया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी ने आपके कहने पर नहीं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पर, कि ओम प्रकाश ईमानदार है और उसने जो कहा है स्पष्ट और सामने कहा है, इसलिए वो मुझे वापस कोरबा का प्रभारी बनाए। रही बात चंदा चोरी की, आप अपने घर का पैसा लगाकर सामाजिक संघर्ष नहीं करते हैं। कोई एक भी व्यक्ति अपने घर का पैसा लगाकर सामाजिक संघर्ष नहीं करता है। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूं कि मैंने अपने घर का हिस्सा पैसा लगाकर भीम आर्मी को खड़ा किया है। आपसे पहले मैं भीम आर्मी से जुड़ा था और राजकुमार जांगड़ जी इस बात के गवाह है कि मेरा पैसा भीम आर्मी में लगा है कि नहीं लगा है। जब हमने भीम आर्मी शुरू की थी तो पेट्रोल का पैसा सब कुछ मैं वहन करता था। मुझे मेरे पिताजी डांटते थे कि तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो, सामाजिक संघर्ष से कुछ नहीं होता। समाज के लोग भूल जाते हैं कि तुम 10 साल सही काम करो और एक गलती तुम्हारी नकार दी जाएगी, एक गलती में तुम्हारा पूरा भविष्य नकार दिया जाएगा, मुझे समझाते थे। आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि लोग एक छोटे से क्लिप को गलत तरीके से वायरल करके मुझे गलत और गिराने का प्रयास कर रहे हैं और लिखते हैं, आदरणीय भैया जी, कि जयपुर ऑटो छाप वाले चंदा चोर। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा साथी मुझे सहयोग करना चाहे, मुझे सहयोग करेगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलाएगा, तो ये कैसा चंदा चोरी है? क्या उनको इस बात से तकलीफ हो रही है कि एक सामान्य सा लड़का जिसकी उम्र 24-25 की थी, एमजी गाड़ी चढ़ रहा था, बाउंसर लेके घूम रहा था, उसको लोग पहचानने लग गए थे, इस बात को झूठा दिखावा है करके, दलाली कर रहा है करके, किस तरीके की मन में कपट और द्वेष है आप लोगों को समझना पड़ेगा। यदि आपके समाज का कोई व्यक्ति, आपका भाई एमजी गाड़ी चढ़ रहा है, महंगी गाड़ी चढ़ रहा है, इस बात से तकलीफ विरोधियों को ना होकर के अपने लोगों को हो रहा था। बार बार लिख रहे थे कि चंदा के चोरी के पैसे से गाड़ी चढ़ रहा है। आज वो गाड़ी नहीं है साथियों। हो सकता है कि उनके मन में ठंडक पड़ गई हो, लेकिन आप लोग उनसे पूछिए कि सामाजिक विचारधारा का बड़ा बड़ा दावा करने वाला, अपने विचारधारा पे अडिग रहने वाला, अपने विचारधारा को ईमानदार बताने वाला व्यक्ति, आप लोगों को उसके घर जाने की आवश्यकता है, उनके परिवार से मिलने की आवश्यकता है और पूछने की आवश्यकता है आसपास के लोगों से कि उनके घर में अंबेडकरवादी विचारधारा को कितना अपनाया गया है। आप मेरा घर देख सकते हैं, मेरे घर में जो कमाई है मेरी, वो सब कमाई आप देख सकते हैं लगा हुआ है। मेरे घर में कहीं पर आपको एसी नहीं दिखा होगा, नीचे हो गया क्या कैमरा? मेरे घर में कहीं पर कोई भी प्रकार का साधन संसाधन महंगा नहीं मिलेगा, जो है सामान्य सा है। लगातार हम सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं। तो युवा साथी, तो मम्मी, युवा साथी लोग हमें अपने निजी तरीके से, भैया कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं आपको सहयोग करता हूं करके पूरे प्रदेश से थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम लगातार पूरे प्रदेश में दौरा करते हैं। आज हमारे पास गाड़ी नहीं है साथियों, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को फोन करूं, किसी साथी को फोन करूं, तो वो लोग पेट्रोल भी अपना डलाते हैं और कहते हैं कि भैया आपके साथ चलेंगे। पिछला जो बीता 9 से 10 वर्ष रहा, भीम आर्मी बनने के बाद लगातार सामाजिक संघर्ष करते रहे। आज जो लोग मेरे सामाजिक संघर्ष पे उंगली उठा रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि मेरे सामाजिक संघर्ष में कोई कमी नहीं है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि मेरे सामाजिक संघर्ष पे दाग लगाने वाले खुद बिकाऊ हरामखोर हो सकते हैं।
दोगले हो सकते हैं, लेकिन मेरा सामाजिक संघर्ष पूरे प्रदेश ने देखा है। आप लोग जयपुर आकर पता करिए कि ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन आंदोलन है जिसमें मेरी सहभागिता ना रही हो। ऐसा कौन सा मामला है जिसमें मैंने कभी पैसा लेके समझौता कराया हो। ऐसा कौन सा मामला है जो गलत चीजों को इन्वॉल्व करता हो, उसमें मेरा संलिप्तता रहा हो। किसी भी प्रकार से मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज गर्त में जाए। और आज से 4 साल पहले जब मैं परिपक्व नहीं था तो उन्हीं आदरणीय भैया जी से, जिसे छत्तीसगढ़ का पेरियार कहा जाता है, मैं सलाह मांगता था, उनसे मोटिवेशन मांगता था कि भैया कैसे काम करे, मुझे मेरे चरित्र पे दाग नहीं चाहिए। उनसे मैं तमाम प्रकार की जानकारी साझा करता था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने की जब बात आई, दावेदारी साबित करने की बात आई, तो मेरे खिलाफ मेरे निजी मामलों को समाज में रखा जा रहा है। बहन मोनिका जी से आप लोग मिले नहीं है, लेकिन मेरा परिवार मिला है। उसने फोन लगा लगा के मेरे घर वालों को गाली भी दिया, लेकिन हमने ये बात आप लोगों के बीच नहीं रखी। उससे मेरा कैसा संबंध है ये बात भी आप लोग नहीं जानते, लेकिन आप लोगों ने वायरल किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या समाज में लोग किसी से कर्ज नहीं लेते? क्या लोग किसी से सहायता नहीं लेते? और अगर मैं कर्ज के बलबूते लगातार संघर्ष कर रहा हूं तो इससे अपने ही समाज के लोगों की, अपने ही लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है? उन लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है जिनके घर के लोग खुद कभी सामाजिक संघर्ष नहीं किए, जो उनके साथ ही मेरे बारे में लिख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में? क्या आप लोगों ने उनको कभी कोई सामाजिक संघर्ष करते देखा है? आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। तमाम प्रकार की बात लिख रहे हैं और घूम फिर कर जो बात जाती है वो है मेरी गाड़ी पे, मेरे लाइफ स्टाइल पे। मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करता हूं, जब आप सामाजिक संघर्ष का काम करते हैं, जब आप समाज के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ते हैं, तो लोग आपको साधन संसाधन उपलब्ध कराते हैं। मेरी क्षेत्र की जनता, मुझसे जुड़े साथी अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं और कहते हैं भैया किस बार हमको भी बताना, हम भी जाएंगे। हम आज इनकी गाड़ी कल उनकी गाड़ी, ऐसा कर करके सामाजिक संघर्ष करते हैं। मोआ थाना के में आप लोगों ने देखा होगा, मोआ थाना के बारे में आप पता करिए। जब हमने मोआ थाने का घेराव किया तो देवेंद्र मरीसा को पुलिस वाले खोज रहे थे कि इसको डिटेन कर दिया जाए और कल का जो आंदोलन है वो खत्म कर दिया जाए। कोई दिक्कत है? तब देवेंद्र मरीसा का मुझसे और आदरणीय छत्तीसगढ़ के पेरियार संजीत बर्मन भैया जी से बात हुआ। देवेंद्र मरीसा ने कहा कि भैया मुझे लगातार फोन कर रहे हैं, अगर खोज लेंगे तो मैं आंदोलन नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने देवेंद्र मरीसा जी को कहा कि आप अपना फोन बंद कर दीजिए, अब जो पुलिस वालों से बात होगी वो कल मोआ थाना के बाहर बात होगी। वही जब उन्होंने भैया से बात किया तो अपना नंबर चालू रखो, बात करो, ऐसा उनका कहना था। नंबर चालू मिलते ही देवेंद्र को खोजने चले गए भीम आर्मी के कार्यालय में, ताकि पुलिस वाले उठा के आंदोलन को रोक सके। मैंने उनका फोन बंद कराया और अपने साथ उनको रखा और मोआ थाने में हम दोनों भाई एक साथ गए और आंदोलन किए और उस पुलिस वाले को सस्पेंड कराए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसकी बारीकियां हम आप लोगों को बताते बताते थक जाएंगे। जो सच है वो आप कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन एक आइडियो से आप मेरे चरित्र का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियो में काट छाट करके, वीडियो को काट छाट करके लगातार मेरे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनना है जिस व्यक्ति ने कभी भीम आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं किया हो। बहुत सारी तमाम अफवाहें फैला जा रही है कि ऐसा है वैसा है। साथियों, मैं किस किस बातों का जवाब दूं? मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे सामाजिक संघर्ष को देखिए। लगातार सामाजिक संघर्ष जो मैंने किया है उसके तथ्य के आधार पर आप मेरा निर्णय लीजिए कि क्या मैं सामाजिक दलाल हूं। लोग मुझ पर भरोसा करके अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं। हम उसका उपयोग समाज के संघर्ष के लिए करते हैं, ना कि पर्सनल किसी चीज के लिए। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि आज से 3-4 साल पहले मुझे ग्राम पंचायत रसोटा में अतिथि बुलाया गया था, जहां अर्जुन कुर्रे जी, देवेंद्र कुर्रे जी, ऐसा वहां का संगठन के पदाधिकारी थे, मुझे स्पष्ट नाम याद नहीं आ रहा। ग्राम पंचायत रसोटा में मुझे कहा गया, प्रॉब्लम है? नहीं करो ना। मुझे कहा गया कि आप जैत खाम पे सादा झंडा लगा दीजिए। वहां लगभग 700-800 लोग थे मंच पे। मैंने उनके सामने स्वीकार किया कि मैं जैत खाम पे सादा झंडा नहीं लगा सकता। उन्होंने मुझसे वजह पूछा। तब वहां जो गुरु माता बैठी थी, मैंने बताया कि माँ, मैं नशे का सेवन करता हूँ,
कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शराब का सेवन करता हूं। मैं झंडा नहीं लगा सकता। वहां के लोगों ने मेरे इस सच को स्वीकार किया और कहा कि बेटा, तुझसा ईमानदार हमने नहीं देखा। मैंने वहां स्पष्ट किया कि मैं ये सब चीजें करता हूं। मैं शराब पीता हूं, हालांकि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन दोस्ती यारी में कभी कभी जब हम जाते थे, उस वक्त इतना बड़ा नाम और फेम मेरे साथ नहीं जुड़ा था। तब हम बियर का सेवन करते थे और स्पष्ट रूप से मैंने वहां कहा था। तब वहां के लोगों ने मेरे इस सच्चाई को स्वीकार किया था। अब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं नशाखोर हूं। नशा करके मैंने कहां किससे बदतमीजी करी, नशा करके मैंने किस बहन बेटी को गाली दी, नशा करके मैंने समाज में कब अपद्रव्य फैलाया, ये स्पष्ट करने की जरूरत है। वो हरामखोर लोग जिनका मैं आदर करता था, कुछ लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता था, जो मेरे साथ चले हैं, साथी थे, आज वो मेरे खिलाफ सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि कम उम्र में मैंने इतना नाम बना लिया समाज के बीच में कि लोग आज मेरे लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं कि ओम प्रकाश भी समाज का बेटा है, वो यहां बैठेगा। ये बात उनसे नहीं पच रही। मेरी एमजी की गाड़ी नहीं पच रही थी। मुंगेली के तमाम साथी कहते थे कि आपके पिताजी की जितनी सैलरी नहीं, उससे महंगा गाड़ी आप कैसे ले रहे हो। मैं आपको बता दूं साथियों, मेरे जो मामा जी है संपन्न है और वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि जितनी संपत्ति है उनकी, वो आज मेरे घर पे खड़ी है। मैं पर्सनल रूप से लगभग बहुत सारे लोगों से कई लाख रुपए के कर्ज में हूं। कई लोगों से मैंने चुनाव के दौरान कर्ज लिया। जब मेरे घर में कोई आपत्ति आ जाती है तब मैंने कर्ज लिया। जब मैं जेल में था और मेरी माताजी का तबीयत खराब हुआ था तब भी मैंने कर्ज लिया हुआ था। लेकिन साथियों, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं समाज का दलाल हूं। समाज के दलाल वो है जिनकी गाड़ी का पेट्रोल कहां से आता है वो नहीं बता पाते। मैं समाज के बीच में स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मुझे मेरे क्षेत्र के युवा साथी सहयोग करते हैं। मैं किसी भी साथी से कहता हूं तो वो मुझे साधन संसाधन उपलब्ध कराते हैं, और वो इसलिए क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूं। ये दिखता है पूरे प्रदेश में। लोग मेरे बारे में तमाम बातें 5 दिन से फैला रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी माननीय सुनील बैरसिया जी जब छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने एक चर्च में मसीह समाज के बीच, भीम आर्मी के कार्यकर्ता के बीच ये कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक चंद्रशेखर रावण है जो पूरे प्रदेश में दहाड़ता है और शासन प्रशासन की पैंट गीली कर देता है। लोग उसे पहचानते हैं। वहां के मसीह समाज के लोगों ने कहा कि ये वही ओम प्रकाश है। क्या चाहिए मां? कुछ नहीं चाहिए, लाने हैं। क्या लाना है? डिक्की ला सामान है, बोलो। को तो समझ मैं ला दूं। सब करना। समाज के लोगों ने कहा कि ये ओम प्रकाश बंजारे जी हैं, इन्हें किसी भी पद की जरूरत नहीं है। आज अपने नाम के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर पूरे प्रदेश के युवा लोगों के बीच पहचान बनाए हैं। साथियों, मुझ पर आरोप लगाते हैं लोग कि चंदा चोरी के आरोप में, पूरा डिक्की दे दो उनको, चंदा चोरी के आरोप में इन्हें संगठन से निकाला गया था। साथियों, मेरे पास इस्तीफा पत्र है। जब मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे गुटबाजी को जब भीम आर्मी 2 बना दिया गया था कुछ साथियों के द्वारा, तब मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को लिखित में शिकायत किया। मेरी बात वो समझे, सुने, फिर कहा कि ओम प्रकाश तुम काम करते रहो, सच को आंच की जरूरत नहीं होती। मैंने कभी पद नहीं मांगा। राजकुमार जांगड़े जी प्रदेश अध्यक्ष, वो गवाह है कि मैंने बिना पद के 4 से 5 साल पद में बाहर रह करके, भीम आर्मी से बाहर रह करके लगातार भीम आर्मी के नाम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब भी मुझे कोई व्यक्ति मदद के लिए पुकार करता था तो अगर वो व्यक्ति रायपुर जिला का है तो रायपुर के जिलाध्यक्ष का नंबर दिया, बेमेतरा का है तो बेमेतरा का नंबर दिया, लगातार जो जहां कार्यरत था उनका नंबर दिया। कल एक मामला सामने आया था जिसपे अमृत डहरिया जी ने लिखा है कि एक बहन खूंटे जी ने मुझे फोन किया और एक छेड़छाड़ का मामला जो सामने आया उस पर हमने संज्ञान में लिया। मैं वहां जा सकता था साथियों, उनको पता भी नहीं था कि रायपुर का जिला अध्यक्ष कौन है। मैंने उनको आदरणीय संजीत भैया जी का और अमृत डहरिया का नंबर दिया, फिर वो उनसे बात करके उनको बुलाए। अगर मैं वहां चला गया होता तो उनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं कभी भी प्रोटोकॉल तोड़कर कोई गलत काम नहीं किया। फेसबुक में लोग लिख रहे हैं कि मैं फर्जी डिग्री वाला दलाल हूं, वकील नहीं बना हूं। अब आप तथ्य को समझिए कि अगर मैं बिना डिग्री पास किए कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूं। मेरे पास एलएलबी के सारे मार्कशीट है जो मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से फेसबुक में डालूंगा, आप देखिएगा। मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, ये प्रमाण पत्र मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि अब जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है उसमें एक साथी ने फोन करके पूछा
कि भैया मेरा जो भाई है पॉक्सो 376 में बलात्कार के मामले में अंदर है और जिला कोर्ट से उसका निरस्त कर दिया गया है मामला, आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई अगर मामला निरस्त हो गया है तो हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है। तब उसने मुझसे सवाल जवाब ना करके सीधा ये पूछा कि फीस कितनी लगेगी। मैं समझ गया था कि ये कॉल रिकॉर्ड करके कल मुझे बदनाम करेगा, जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए कुछ हरामियों के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि भाई आपने ऑडियो अच्छे से सुना होगा कि भाई पहले आप अपना प्रकरण ले आइए, चालान की कॉपी ले आइए, क्या मामला है आप आ जाइए, तब हम बैठ के सुनिश्चित करेंगे कि कितनी फीस से आपके मामले को टैकल किया जा सकता है। तब उसने जानबूझकर मुझसे पूछा कि भैया फिर भी कितनी फीस लग सकती है। तो मैंने कहा भाई अगर मैं पर्सनली हैंडल करता तो 1 लाख से 3 लाख रुपए की फीस मैं चार्ज करता, किंतु मेरे पास अभी सनद नहीं है और इस बात को उस आईडियो से काट दिया गया है। मैंने उस व्यक्ति को स्पष्ट बताया था कि भाई हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारे सीनियर अगर देखेंगे तो कम से कम 50,000 रुपए तक आपका खर्चा हो सकता है। अब इस आईडियो को गलत तरीके से बार बार वायरल किया जा रहा है। आप लोग को समझने की आवश्यकता है कि जब भी समाज में कोई बेहतर युवा अच्छे से प्रदर्शन करता है, अच्छे से धरना आंदोलन करता है और अपना एक नाम बनाता है, तो उसे मिटाने के लिए, उसे रोकने के लिए तमाम अफवाहें फैलाई जाती हैं। और उसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक बात कही कि मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूं और अमरनाथ पांडे जी मेरी गुरु हैं। आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप उस पूरे वीडियो को देखिए। द फोर्थ आई न्यूज करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसमें आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको तिलक लगाने वाले लोगों से नफरत है। मैंने कहा नहीं, मैं किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करता। हमारी एक वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा के अनुकूल लड़ रहे हैं। मेरे मित्र ब्राह्मण हो सकते हैं, मैं अपने गुरु के रूप में अमरनाथ पांडे जी को मानता हूं, क्योंकि जब मैं पहली बार 295 के केस में अंदर हुआ तो उन्होंने मेरी काफी मदद करी और उनके बहस के मुताबिक मुझे जेल जाते जाते बचाया गया। ये कहने का तात्पर्य वहां ये था। उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि एक पांडे को अपना गुरु बता रहा है। क्यों नहीं हो सकता? आदरणीय भैया के साथ घूमने वाले लोग, हमारे जिले के एसपी महोदय जो कि पांडे हैं, उनके गुणगान करते रहते हैं, वो गलत नहीं होते। लेकिन मैंने एक अधिवक्ता जो कि सीनियर है, जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, मैंने कह दिया तो मैं समाज का दलाल हो गया। और जिनके साथ वो घूमते हैं, रोज एसपी डीएसपी कार्यालय में आपको दिखते नजर आते हैं, वो ईमानदार लोग हो गए। कैसे आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। दोनों वीडियो विचारों से परे है। मेरा व्यक्तिगत किसी से लेन देन हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत किसी से संबंध हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं कर्जे में, बहुत लोगों से कर्जे में हूं। वो पिछले दिनों मेरे घर आकर बैठ गए थे कि आप पैसे नहीं दे रहे हो। साथियों, कल तक जब परिस्थितियां ठीक थी तब हम सब कुछ संभाल लेते थे। आज परिस्थितियां खराब हैं तो हम साथियों से सहयोग लेकर के चल रहे हैं। तो लोग मुझे दलाल की उपाधि में रख रहे हैं। अगर मैं दलाल हूं तो तुम हरामखोर लोग जो मेरे पर कीचड़ उछाल रहे हो वो कितने सही लोग हो, आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। साथियों, मैं गालीबाज, मुझे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं गाली देता हूं, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती है, परिस्थितियां हमेशा सामान्य नहीं रहती है। हमेशा दिन भर के भागदौड़ थकान में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुंह से निकल जाती है, जैसा कि आप लोगों ने आइडियो में सुना होगा। लास्ट में एक चीज को लिखा जा रहा है कि मेरे मुंह पर कॉन्डोम लगाने की आवश्यकता है। मैं आपको दावे के साथ वीडियो दिखा सकता हूं कि जिन्होंने ये बातें लिखी हैं उनके परिवार के लोग कैसे हैं, वो किस तरीके की गाली बकते हैं। एक मामला जो आया था एडवोकेट दीदी का बिलासपुर में, उनके लिए कैसे कैसे फोटोज प्रदर्शित किए गए, कैसे कैसे लिखावट लिखे गए, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे जो आज बदनाम कर रहे हैं उनके परिवार के लोग करते हैं। आप मुझसे व्यक्तिगत मिलिए, मैं आपको वीडियो फोटो दिखाऊंगा जो खुद को विचारधारा के ईमानदार लोग बता रहे हैं। उनकी वास्तविकता क्या है आपको जानने की आवश्यकता है। मैं जवाब देना नहीं चाहता था, ना ही मैं इस बहस में शामिल होना चाहता था। मैं अपना काम करना जानता हूं। लगातार मैंने सामाजिक संघर्ष की परिभाषाएं लिखी हैं। आज पूरे प्रदेश के युवा मेरा नाम जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि ये ओम प्रकाश भैया हैं, ये जय भीम वाले भैया हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार भी जानती है कि ये ओम प्रकाश है। ये अगर किसी मामले आंदोलन को हाथ में लेता है तो जब तक मांगे पूरे नहीं होती ये छोड़ता नहीं। और आप लोग चेक कर लीजिए कि मेरे द्वारा किए गए कितने आंदोलन
विफल रहे हों, फेल हुए हों, और दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि वो ईमानदार लोग हैं, उन्होंने कितना आंदोलन किया हो। आज मैं आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा हूं। आज मेरे परिवार का जो व्यवस्था है मेरे परिधि के अनुकूल हो गया है। हम संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि कल तक परिस्थितियां ठीक थी। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, तमाम प्रकार की योजनाएं थी जिसमें हमारे लोग घुसे हुए थे। कुछ विधायकों से मेरा उठना बैठना था, जो कि मेरा व्यक्तिगत निजी मामला है। विधायकों के साथ उठना बैठना किसी का गलत नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस का दलाल हूं, उन हरामखोरों से पूछिए कि जहां बसपा चुनाव नहीं लड़ती वहां सतनामी समाज के लोग किसे वोट करते हैं, और अगर भाजपा को वोट करते हैं तो वो दलाल हुए कि मैं दलाल हुआ। अगर वो कांग्रेस को वोट करते हैं तो सिर्फ मैं दलाल कैसे हुआ, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय बदला हुआ नाम मरीज बंजारे जी से पूछना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में जो चीजें लिख रहे हैं, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब बलौदाबाजार का आंदोलन हुआ उसके बाद में लोगों की धरपकड़ शुरू हुई तो मड़वा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के पेरियार भाई जी लगातार उपस्थित रहे, लेकिन आंदोलन के दिन यह जानते हुए कि इतना बड़ा आंदोलन है, समाज को मेरी आवश्यकता है, क्यों उपस्थित नहीं रहे। हम जब बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो टिकट अगले दिन हम गंवा देते हैं, खोजना पड़ता है कहाँ है। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, कहाँ खाना खाए है उसका बिल, सबका ब्यौरा देते हैं। अचानक से वो किस आंदोलन में क्यों शामिल नहीं होते। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत छवि को लेकर के उन्होंने कहा, तो आप समझिए कि इतना कुछ होने के बावजूद कुछ लोग जो बलौदाबाजार आंदोलन में साथ थे उनकी धरपकड़ क्यों नहीं हुई, और वे वही लोग हैं जो उनके साथ घूमते नजर आते हैं आप लोगों को। बलौदाबाजार आंदोलन में सब शामिल रहे, निर्दोष लोग जेल गए, हम भी जेल गए, लेकिन वो लोग कैसे बच गए जो उनके साथ घूम रहे हैं आज तक। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं इन बातों को नहीं रखना चाहता था, इन बातों से मेरा कोई लेन देन नहीं था। मैंने बस इतना विरोध किया था कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कमेटी के निर्णय अनुसार बनेगा, लेकिन लोग मेरे निजी मुद्दों को, मेरे निजी मामलों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके मेरा नाम खराब करने में लग गए। यहाँ तक कि उनके लोग फोन कर करके मुझे उकसा रहे हैं कि मैं उनको फोन में गालियां दूं और फिर से वो रिकॉर्डिंग को डाल करके मेरा नाम बदनाम करे। मैं प्रदेश के जनता से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जहां तक ये मैसेज जाएगा आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपने घर परिवार के बारे में ना सोचा हो, जिन पर इतने मुकदमे हो कि मुझे खुद पता नहीं मुझ पर कितने मुकदमे हैं, हम जहां तक थाने कोर्ट कचहरी का आकलन लगाते हैं तो लगभग 25 से 28 मुकदमे सामने निकल करके आते हैं। उस पर भी इन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन पर इतने मुकदमे नहीं हैं। मैं बहुत जल्द मुझ पर कितने मुकदमे हैं तमाम प्रदेश में आप लोगों के बीच स्पष्ट करूंगा। लेकिन साथियों, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे परिवार का योगदान नहीं भीम आर्मी में सामाजिक संघर्ष में, तो मैं ऐसे हरामखोरों से हाथ पांव से भी लड़ने से तैयार हूं, विचारों से भी लड़ने को तैयार हूं, सोशल मीडिया से भी लड़ने को तैयार हूं। और फिर से कहता हूं, मेरी बहन सिगरेट नहीं पीती, मेरी बहन दारू नहीं पीती, न ही मेरी माताजी दारू सिगरेट नहीं पीती, लेकिन मैं आप लोगों के बीच इस बात को दावे से कह सकता हूं, मेरा नाम बदनाम करने वाले लोगों के घर के लोग दारू सिगरेट पीते हैं, और स्पष्ट रूप से मेरे पास सबूत है। एआई के जमाने में जहां मेरा वीडियो काट काट के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं पूरी सच्चाई के साथ प्रूव कर सकता हूं कि मेरे परिवार का योगदान सामाजिक संघर्ष में रहा है। सामाजिक न्याय यात्रा में मेरी बहन, मेरी माताओं का सहयोग रहा है। उन्होंने दिन रात एक करके सामाजिक न्याय यात्रा में सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग किया है। यहां तक कि जब भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बड़ा कार्यक्रम होता है, विनय रतन सिंह जी का कार्यक्रम होता है, मैं और मेरे पूरे परिवार के लोग जो नौकरी पेशे में हैं, मैं उनसे मदद लेता हूं, और भीम आर्मी को सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला व्यक्ति मैं हूं। आप चाहो तो प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ सकते हैं। इस तरीके से मेरे नाम को बदनाम करने की साजिश सिर्फ इसलिए है कि इस व्यक्ति को रोक दिया जाए, ये आगे ना बढ़ पाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं साथियों, मैं भीम आर्मी छोड़ देता हूं, मुझे वैसे भी पद की लालच नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसे भीम आर्मी से निकाला गया, मैंने इस्तीफा दिया, भीम आर्मी का नाम लिया और भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम किया। कभी भीम आर्मी को दो गुट में नहीं बांटा, कभी भीम आर्मी के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे मुंह से सिर्फ एक गाली जो निकल गई
मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं उनसे भीख मांग रहा था कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए, लेकिन जानबूझकर बार बार मेरे पे चढ़ाई करके उन्होंने मेरे परिवार के साथ अभद्रता की। इस बात का सबूत उस लड़की से मांगिए जो ये कह रही है कि मैंने अभद्रता किया है। बहुत कुछ है साथियों बताने के लिए, मैं ज्यादा बताऊंगा तो मुझे धमकी दे रहे हैं बिलासपुर के लोग कि इस गांव से चलकर बिलासपुर आया है, शहर में रहने दो, नंगा कर देंगे तो जी नहीं पाएगा, दीपक मिरी की तरह आत्महत्या करके मर जाएगा। मैं साथियों बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कह सकता हूं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, ना ही मैं दलाल हूं, ना ही मुझ पर कोई दाग है जिसकी वजह से मैं आत्महत्या कर लूं। जो भी परिस्थिति होगी आपके सामने डटकर खड़ा मिलूंगा। आप लोग कह देंगे अगर कि आपको हम स्वीकार नहीं करते एक सामाजिक संघर्ष के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो हो सकता है कि मैं सामाजिक जीवन से त्याग ले लूं, लेकिन मेरा जो त्याग पिछले 8-10 साल का रहा है सामाजिक संघर्ष का रहा है। जब मैं 18 साल की उम्र का था तब मुझे जांजगीर चांपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, मेरा हुनर देखकर, मेरी योग्यता देखकर, और मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत है इस कारण। मेरे पिताजी एक टीचर है, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन लोन के कारण हम सिर्फ अपना घर मैनेज कर पाते हैं। मेरे जो मामा जी हैं एक बड़े किसान के रूप में क्षेत्र में जाने जाते हैं, लगभग 2-3 कटर मशीन, छोटे हार्वेस्टर मशीन और ट्रैक्टर, सेटरिंग के सामान उनके पास उपलब्ध है, और वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। लगातार वो मुझे, मैं कोई चीज मांग रखता हूं तो रखते हैं। ये चीज मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि शासन प्रशासन के लोग पीछे पड़े होते हैं, लेकिन मैं शासन प्रशासन के लोगों को अपने घुटनों के तले दबा सकता हूं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकता हूं। जरूरत है तो समाज के इन हरामखोरों का पर्दाफाश करने का जो मुझे लगातार बदनाम कर रहे हैं। जब जब मेरी बात आएगी तो आप मेरा आकलन मेरे सामाजिक संघर्षों से करिए, ना कि मेरे निजी व्यक्तिगत जीवन से करिए। मेरा सामाजिक संघर्ष देखिए। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को युवा फोन करते हैं, भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप कभी भी मुझे फोन करिएगा, मेरे साथियों से पूछिएगा, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा दूंगा। मैं पहला व्यक्ति हूं जो 4 बजे 5 बजे सोता हूं, 7 बजे उठता हूं, अपना काम खुद करता हूं, मैं सो नहीं पाता। डॉक्टर ने मुझे मनोचिकित्सा से उपचार लेने को कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी परिस्थितियों से लड़ सकता हूं। लगातार काम कर रहे हैं। बीच में 2 बार मेरी तबीयत खराब हुई, समीर जांगड़े भाई और कुछ साथी मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए, लगातार मुझ पर उपचार चला, लगातार दवाई वगैरह हुआ, मुझ पर बॉटल्स चढ़ाए गए। 2 दिन बाद तबीयत ठीक हुई। पिछले टाइम भी मैं जब बहुत मानसिक तनाव से जूझ रहा था तब फिर बीमार पड़ गया था, तब भी मुझे सलाह दी गई थी कि आप आराम करिए और मनोचिकित्सा का वैध लीजिए, मनोचिकित्सक से आप एक बार दिखाइए। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी मैं लगातार समाज के साथ खड़े रहा। चाहे मुआ का आंदोलन हो, चाहे प्रताप बर्मन का आंदोलन हो, ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसपे मैंने अपना सहभागिता नहीं निभाया। आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। अभी भी कितने लोग जुड़े हैं? 600 लोग। आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्री बने हैं हमारे आदरणीय खुशवंत जी, उनके खिलाफ वो नहीं बोल पा रहे थे। मैंने उनका चेहरा उजागर किया कि आप दिल्ली में नहीं रहते, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आपको यहाँ के मिलना चाहिए था। बिलासपुर आकर आप चले गए। मजबूरी ये हुआ कि पहले उन्होंने वीडियो कॉल पे बात किया, फिर मुद्दे को हमने फिर से उठाया कि आप दिल्ली में नहीं रहते, यही रहते, आकर मिल सकते हैं। तो मजबूरन वश, मजबूरी में उनके परिवार से मिलने गए और 1 लाख रुपए देकर परिवार को सहायता किए। और जो नाम बदनाम हो रहा था उनका, जो युवा उनके खिलाफ लिख रहे थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए वो उनसे परिवार से मिले। मैंने अपने पोस्ट में लगातार लिखा, मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से विरोध आपको कहीं नहीं देखने को मिलता होगा। और साथ ही मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस क्षेत्र के विधायक के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है, सबसे पहले विरोध मैं उनका करता हूं। आप मेरा वीडियो देखिए कि मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन मैंने भेड़ीकोना घाट को ऐसे एक्सपोज किया कि 2 दिन बाद भेड़ीकोना घाट बनाया गया और कांग्रेस का विधायक मेरे क्षेत्र का है। आप समझिए कि आपके ब्रेन को कैसे वॉश किया जा रहा है, आपको आवश्यकता है। साथियों, मैंने दोनों मुद्दे पे अपनी बात रख दी है। समय आने पर आप लोगों को फोटो वीडियो के माध्यम से अपनी योग्यता का परिचय दूंगा। और मैं आप लोगों के बीच कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं अपने सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन कोई भी जूनियर अपने सीनियर के सलाह के अनुसार किसी भी मामले को सॉल्व करता है। और मैं कितना फीस लूंगा ये मैं तय करूंगा, ये हरामखोर लोग तय नहीं करेंगे। चाहे मैं वकील बनूं या ना बनूं,
मेरे अंदर सीनियर है जो काम कर रहे हैं, जो उनका काम करके देंगे। पैसे देने वाले को समस्या नहीं है, लेकिन इनको समस्या है। गाड़ी चढ़ाने वाले को समस्या नहीं है, लेकिन इन हरामखोरों को तकलीफ हो रही है कि ओम प्रकाश बंजारे जैसा युवा एमजी की गाड़ी कैसे चढ़ रहा है, ऑडी की गाड़ी में कैसे घूम रहा है, रायपुर में महंगे महंगे गाड़ियों में कैसा घूम रहा है। मेरी अपनी निजी भी जीवन है। मेरे घर परिवार के लोग संपन्न परिवार से आते हैं। अभी परिस्थिति इतनी खराब है साथियों कि हमने लगभग बहुत लोगों से कर्ज लिया हुआ है। जब भी हमारे पास कोई कमाई आती है तो थोड़ा थोड़ा करके हम सबको थोड़ा थोड़ा देते जा रहे हैं। किसी व्यक्ति से हमने नहीं कहा कि हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। मैं वो व्यक्ति हूं जो किसी से चंदा मांगने के बजाय पैसा उधार ले लेता हूं, अपना काम निपटा लेता हूं। जब मुझ पे होता है मैं वापस कर देता हूं। अब इस पर भी यदि वो आरोप लगाएं कि पैसे कैसे कमाते हो, तो साथियों आप कभी मुझसे मिलना, मेरे घर आकर देखना। हमारे पास खेते हैं, खेत का धान का पैसा जब हमारे पास आएगा तो हम सबका कर्ज देंगे। हमने वादा किया है लोगों से। जब हमारी कटर मशीन चलना शुरू हो जाएंगे, जब हमारे ट्रैक्टर चलने शुरू हो जाएंगे, जब गर्मी के दिनों में सेटरिंग का सामान शुरू हो जाएगा, तब जब जेसीबी का काम शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा करके हम अपना कर्ज वापस करते हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं खाया। कोई व्यक्ति साबित कर दे कि ओम प्रकाश ने मेरा पैसा वापस नहीं दिया या ना देने की बात कही हो, तो समाज के सामने अपना सर रख दूंगा। चप्पल आप लोगों का होगा, मैं मार खाने को तैयार हूं। लेकिन आप लोग समझिए कि क्यों मेरे नाम को इतना बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उनको मुझसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं आगे चलकर आपका ये भाई अगर विधानसभा पहुंच गया, ताकत इसके हाथ में आ गई और गलती से भी प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो भाजपा की चाटुकारिता करने वाले लोग, कांग्रेस से साठगांठ करने वाले लोग मेरे सामने धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र यादव विधायक से तुम्हारा साठगांठ है। साथियों, कोई व्यक्ति किसी पार्टी के व्यक्ति के साथ बैठने से उसको पैसा नहीं मिलता, उनके साथ काम करने से पैसा मिलता है, उनके लिए बोलने से पैसा मिलता है, उनके साथ जाने से पैसा मिलता है, तब जाकर के वो किसी व्यक्ति विशेष को पार्टी में लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध हो सकता है क्योंकि हमने साथ में जेल काटा है। जेल के अंदर हमारे बीच ऐसी दोस्ती हुई कि हमने एक दूसरे के परिवार के संबंधों को, परिवार की परिस्थितियों को साझा किया। हमारे बीच एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ा हुआ है कि हमने साथ जेल काटा है। वो भी अपने पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, विचारधारा के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी विचारधारा के लिए मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं और लगातार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लिख रहा हूं। तो मैं कांग्रेस का व्यक्ति कैसे हुआ, आप लोगों को उस व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता है। लगातार लिख रहे हैं मेरे बारे में, मैं स्वीकार करता हूं। आप लिखिए मेरे बारे में, मैं लगातार आपको सामाजिक संघर्ष करते नजर आऊंगा। आप 1 साल के लिए मुझे घर बैठा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे प्रदेश के युवा किसके नेतृत्व में काम करते हैं। आप देवेंद्र मरीसा से पूछ सकते हैं, कलेश्वर खूटे से पूछ सकते हैं, हेमंत आदिले से, तरुण भारद्वाज से पूछ सकते हैं, स्वप्निल बंसोड़ से पूछ सकते हैं, बस्तर में प्रकाश आजाद से पूछ सकते हैं कि जब उन्हें आंदोलन करना होता है तो उनकी रूपरेखा कौन तैयार करता है। आप राजकुमार जांगड़े जी से पूछ सकते हैं, रामस्वरूप पहिलांगे जी से पूछ सकते हैं कि जब उनका दिमाग काम नहीं करता किसी मामले पे, जब वो धराशायी हो जाते हैं, जब उनको कोई उपाय नहीं मिलता, तो मुझे फोन लगाते हैं और पूछते हैं भैया इस पर क्या करें, भाई इस पर क्या करें। हम मिलकर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। हमने तमाम आंदोलन रामस्वरूप भाई, दिनेश आजाद भैया के साथ मिलकर किया है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं जिससे हमने एक साथ मिलकर लगातार किया हो। और वो लोग जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया, वो आज कह रहे हैं कि मैं दलाल हूं। जब मेरे क्षेत्र में अंबेडकर जयंती, गुरु घासीदास जयंती मनाई जाती है, तब लोग आते हैं घर में, जब सहभागिता निभाने के लिए, मांगने के लिए चंदा। मेरे पिताजी टीचर हैं, कर्मचारी संघ का जब बैठक होता है, वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके एक बड़ा आंदोलन करते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तब मेरे पिताजी से पैसे नहीं लिए जाते। और इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि मेरे पिताजी से पैसे क्यों नहीं लिए जाते। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश, तुम्हारे पिताजी ने तो तुमको, अपने बेटे को, अपने कलेजे को समाज को दे दिया है, हम तुम्हारे पिताजी से कैसे पैसा ले सकते हैं। 1000-2000 की बात है, हम भर देंगे। तुमने तो यार अपना बेटा दिया है। मेरे पिताजी से कहते हैं कि तुमने अपना बेटा समाज को दे दिया है, तुमसे और हमको क्या चाहिए। ये सम्मान मैंने कमाया है, मेरे पिताजी ने कमाया है, क्षेत्र के लोग हमको जानते हैं। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए उन हरामखोरों से, और वो आए मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, और पूछे कि मेरे सामाजिक संघर्ष में कहाँ कमी है। लोगों के आए साथ पीड़न, उत्पीड़न,
शोषण अत्याचार होता है हम वहां खड़े होते हैं। आज भी पेशी जा रहे हैं लगातार। 4 मामले जयपुर थाने के आप आगे पता करिए जिसपे हम पेशी जा रहे हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल गया, न्याय मिल गया, पैसा मिल गया, लेकिन आज तक पेशी हम जाते हैं। और जब पेशी जाने के लिए साथीगढ़ सहयोग करते हैं तो ऐसे हरामखोरों लोगों के पेट में जलन होता है कि ओम प्रकाश बंजारे महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है, महंगे महंगे गाड़ियों में घूम रहा है। यदि मुझे कोई साथी ये चीजें अवेलेबल कराता है तो तकलीफ मेरे ही समाज के लोगों को क्यों हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। समाज को गर्व होना चाहिए कि हमारा बच्चा भी पढ़ते पढ़ते वकालत कर रहा है तो समाज के लोगों को फ्री में मदद कर रहा है, और जो मुद्दे सामाजिक नहीं है उस पर पैसा कमा के अपने परिवार को वापस से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको गलत तरीके से प्रचार करके इन हरामखोरों की वजह से मेरे नाम को बदनाम करने की जो कोशिश है, साजिश है, वो आपको समझने की आवश्यकता है। और साथियों, मैं स्पष्ट कहता हूं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का कोई लालच नहीं है। आप मेरे रील्स चेक करिए, आप मेरा फेसबुक चेक करिए। जो लोग मुझे रीलबाज लिख रहे हैं वो तमाम प्रकार के लोगों से आप बात करिए, देखिए कि मैं बिना प्रदेश अध्यक्ष बने ऐसा व्यक्तित्व हूं जिसे प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा सम्मान मिलता है। जितने भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनको जितना सम्मान मिलता है उतना मुझे भी सम्मान मिलता है। मैं जहां किसी धरना प्रदर्शन आंदोलन में जाता हूं तो मेरे लिए एक सीट छोड़ी जाती है कि वो ओम प्रकाश भैया है। भीम आर्मी को गांव गांव जाकर झंडा को दिखाकर प्रोजेक्टर में पिक्चर दिखाकर अगर बनाने वाला कोई है तो ओम प्रकाश बंजारे है। आप राजकुमार जांगड़े प्रदेश अध्यक्ष से पूछने का कष्ट करें कि भीम आर्मी को बनाने में मेरा क्या सहयोग है, भीम आर्मी को आर्थिक सहयोग करने में मेरा क्या सहयोग है। जब राजकुमार भैया का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में थे, तो चंदा जो लोग मांग रहे थे उनके इलाज के लिए, उसमें मेरा क्या सहयोग है। आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा से पहली पंक्ति में ईमानदारी से काम करते नजर आया हूं। आज कुछ ऑडियो वीडियो को दिखाकर गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके आप मेरे चरित्र का हनन जो कर रहे हैं वो गलत है। और साथियों, अंतिम में मैं कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि समाज का गद्दार कौन है, समाज का दलाल कौन है। व्यक्तिगत रूप से किसी से जुड़ना और सामाजिक रूप से संघर्ष करना, दोनों की परिभाषाएं अलग है। भूपेश बघेल जी रमन सिंह के साथ बैठ के खाना खाते हैं। जब उनकी सरकार थी, दोनों आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते थे, खाना खाते थे। भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक एक साथ प्रयागराज नहाने गए थे, उनके ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकते। जांजगीर चांपा के प्रशासन के कुछ लोग के पीछे पीछे हमारे लोग मामले को निपटाने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं, उन पर वो बात नहीं लिखते। वो लिखते हैं तो सिर्फ मेरे खिलाफ। एक मुझसे इतना तकलीफ क्यों, एक मुझ पर इतना आरोप क्यों, एक सिर्फ मेरे ही नाम को बदनाम करने की कोशिश क्यों। क्या बाकी जो हमारे समाज में संघर्ष कर रहे हैं, भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट, भीम क्रांतिवीर, क्या वो अपने घर का पैसा लगाकर सामाजिक संघर्ष करते हैं? कहीं ना कहीं सबको आर्थिक सहयोग लोग करते हैं। अगर मेरा काम पसंद करेंगे तो मुझे सामाजिक सहयोग करेंगे, आप काम करेंगे तो आपको सामाजिक सहयोग करेंगे। जैसा जैसा आप काम करते हैं वैसे वैसे लोग आप पर भरोसा जताते हुए 1000, 500, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आप पर लगाते हैं ताकि आप समाज में संघर्ष जारी रखो। वैसा ही साथियों, मेरे जो साथीगढ़ हैं सब लगभग संपन्न परिवार से हैं। चूंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, मेरे जितने भी साथी हैं सबने मुझे सहयोग किया है। मैंने आपको मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल दिया है, ठीक वैसी जो आज मैं फोन चला रहा हूं उसका भी एग्जाम्पल दे दूं कि ये फोन भी मुझे गिफ्ट किया गया है। अभी जो मैं स्कूटी चढ़ रहा हूं वो भी मुझे एक साथी ने दिया है कि भैया स्थिति इतनी खराब है, स्कूटी में आप जाइए और लगातार प्रैक्टिस वगैरह करिए, अपने आप को मजबूत करिए। सामाजिक संघर्ष तो चलता रहेगा, हमसे जितना होता है समाज के लिए हम संघर्ष करते हैं। लेकिन आपके तमाम आरोप जब आप लगाते हैं तो मन में एक तकलीफ, एक पीड़ा होती है कि इतना करने के बावजूद चंद हरामखोर लोग मेरे बारे में गलत लिखते हैं और आप लोग स्वीकार कर लेते हैं। आप लोग जितना सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उनसे भी पूछिए। हालांकि ये बात अलग है कि सोशल मीडिया में जितना वो मेरे खिलाफ लिख रहे हैं 100 में से 99 कमेंट मेरे पक्ष में है। लोगों ने मुझे देखा है संघर्ष करते, लोग मुझे जानते हैं। मेरा व्यक्तिगत मामला, पैसों का लेन देन किसी से हो सकता है, ये समाज में रख कर मुझे बदनाम करना अनुचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि ओम प्रकाश मेरा पैसा नहीं दे रहा, लिखित में जब शिकायत जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के पास, समाज के पास,
तब आप लोग मुझे कहिएगा कि मैं समाज का दलाल हूं, चंदा चोर हूं, पैसा वापस नहीं करता और बड़ा सा बिल्डिंग जिसको मैंने आपको दिखाया उसमें रहता हूं, जिस एसी की हवा में अभी खा रहा हूं। आप मुझे ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके बीच अपने घर का पूरा वास्तविक चित्रण रख दिया। ये जो कागज थे आपको दिखा दिया, मैं इसे आपको अपलोड भी करके दिखा दूंगा। आप जयपुर के स्टेट बैंक के शाखा में जाकर पता कर सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं। और मैं फिर से आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन करता हूं आदरणीय संजीत बर्मन भैया को कि आप कह रहे थे कि मेरे घर में खाने के लाले हैं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ सकते हैं, पूरे साथियों के साथ मेरे घर आ सकते हैं। मैं जो चावल दाल रोटी सब्जी खाता हूं आपको भी खिलाऊंगा। आप जब तक चाहे मेरे घर में रह सकते हैं। आपके लिए विशेष व्यवस्था मैं कर दूंगा रहने खाने के लिए। 2-4 खाट और गांव से मंगा लेंगे और आपके किसी भी सेवा में मैं कोई कमी नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं बाउंसर लेके चलूं, बॉडीगार्ड लेके चलूं, किसी गाड़ी में घूमूं। रही बात मेरी परिस्थिति की, तो मैंने उस बहन को, मोनिका जी को, पूरे पैसे लौटा दिए हैं। 6,000 मात्र रह गया है। ये बात अगर सिर्फ 6,000 रुपए की होती तो इतना बवाल नहीं किया जाता। ये मेरी बदनामी करने के लिए, मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 6,000 रुपए बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। चूंकि हम कर्ज में हैं, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए भी हो तो 10-10 करके 10 लोगों को देते हैं तो खत्म हो जाता है। मैंने धीरे धीरे करके उनका सारा पैसा वापस किया है। ये मुद्दा ही नहीं है कि वो पैसे के लिए सब चीज कर रही है। आप उनसे ये करवा रहे हैं कि मेरा नाम बदनाम हो जाए। आप मुझे कहते हैं कि मुझे समाज के सामने नंगा कर देंगे। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप मुझे नंगा करिए, लेकिन सामाजिक संघर्ष में किए गए दोगलेपंथी के लिए कीजिए, ना कि मेरे निजी मामले के लिए कीजिए। और अब आपको जनता जवाब देगी कि वास्तविकता में नंगा कौन है, नंगा किसे किया जा सकता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरे पास LLB की डिग्री है। मैं बात बात पर नंगा नहीं होता, नहीं मैं बात बात पर नंगा होने की बात कहता हूं, नहीं मैं टट्टी खाने की बात कहता हूं, नहीं मैं मूत पीने की बात कहता हूं। मेरे परिवार ने मुझे यह संस्कार दिया है कि मैं लोगों से सही सलामत ठीक ठाक बात करता हूं। मेरे से एक गलती ये हुई है कि मैंने मोनिका जी से एक अभद्रता किया, वो भी क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन में था। वो लगातार मेरे परिवार को टॉर्चर कर रही थी। आप मेरे परिवार से पूछ सकते हैं, और भी रिकॉर्डिंग उनके फोन में होंगी, आप उनको सुनिए कि वो किस तरीके से मेरा मजाक उड़ाती थी। तो मैं उनको हाजिर जवाबी में कुछ बातें बोलता था। ये मुद्दा समाज का है ही नहीं। आप लोग समझिए कि क्यों मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। समय आने पर और भी तथ्य है मैं जिनको रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें जरूरी थी कि क्यों मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। तमाम जो मुद्दे थे मैंने रख दिया। और आज जो ट्रेंड में लिख रहे हैं कि फलाना व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, वो खुद भीम आर्मी के लोग नहीं है। सुनील बैरसिया जी ने स्पष्ट कह दिया कि छत्तीसगढ़ के चंद्रशेखर आजाद ओम प्रकाश है। इस बात से स्पष्ट होता है कि मेरे संघर्षों में कोई कमी नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाएगा ये भीम आर्मी की कमेटी तय करेगी। आप लोग वोट करके तय नहीं करोगे। आप वोट लेकर के सांसद बनिए, विधायक बनिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं विधायक सांसद बनने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों के लिए लड़ने की इच्छुक हूं और मैं लड़ता आ रहा हूं। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, मैं लड़ता रहूंगा। साथियों, मैं इस बात को बहुत पहले से कहना चाह रहा था कि आखिर इतना बड़ा इसको बवाल क्यों बनाया जा रहा है, आखिर सतनाम सेना के लोग इतना इसे वायरल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मामला पैसे का है। मुझे फोन करके ये कहा जा सकता था कि ओम प्रकाश, जिस बहन से तुमने पैसा लिया है वो बहुत गाली गलौज कर रही है, बहुत हम लोगों को बोल रही है, तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा, तुम उसको पैसे वापस कर दो। लेकिन मुझे ये ना कह करके ग्रुप में इस ऑडियो वीडियो को डाल करके ये बताने की कोशिश की गई कि ओम प्रकाश समाज में ऐसे लोगों से दलाली करके अपना घर चलाता है। साथियों, आपने मेरा घर देख लिया। आप मेरे पिताजी के बारे में पूछ सकते हैं, मेरे दादाजी के बारे में पूछ सकते हैं, हमारी कितनी जमीनें हैं पूछ सकते हैं। हम इसलिए शांत हैं कि जैसे ही फसल की कटाई होगी, जैसे ही फसल मंडी में जाएगा, जैसे ही हमारी मशीनें शुरू हो जाएंगी, हम सबका पैसा धीरे धीरे करके वापस कर देंगे। हम इस उम्मीद और इस मांग, इस निवेदन पर सब लोगों से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश बंजारे वो व्यक्ति है जिसके पैसे का खाकर जो आपके साथ में लोग घूम रहे हैं, वो वहां तक जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक पहुंचे हैं, जिनकी योग्यता ब्लॉक अध्यक्ष तक की नहीं थी, जिनको मैंने अपने साथ अपने अर्टिगा गाड़ी में, MG गाड़ी में बैठाकर सिखाया
कि सामाजिक संघर्ष कैसे होता है, समाज में लोग सहयोग कैसे करते हैं, समाज में किसी बात को कैसा रखा जाता है। ये वही युवा है जो कल तक एक कांस्टेबल से बात नहीं कर पाते थे। आज मैंने उनको एक कलेक्टर, एसपी, आईजी से बहस करने लायक बनाया। वो युवा आज कुछ हरामखोरों के साथ मिलकर मेरे बारे में गलत सलत लिख रहे हैं। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। कल तक जिन युवाओं को मैंने सिखाया कि कैसे समाज में संघर्ष करते हैं, वो आज उनके साथ मिलकर ओम प्रकाश दलाल है लिख रहे हैं। आप उनके घर जाइए और उनके घर में जाकर के लक्ष्मी, काली, दुर्गा को प्रणाम करिए, क्योंकि उनके वहां आपको वो फोटो मिलेंगे। उनकी माँ का कहना होगा कि हमको इसने सब कुछ दिया है, हम इसको नहीं निकाल सकते। आप मेरा पूरा घर चेक करिए, आप मेरा हाथ देख सकते हैं। मेरे घर में किसी ने कोई ताबीज नहीं बांधा। मैंने पहले खुद को बदला, खुद को समझाया, खुद की परिस्थितियों से लड़ा और खुद में यह सतर्कता लाया कि बुद्ध जी के विचार क्या थे। फिर अपने पूरे परिवार को समझाया। कल तक मेरे चाचा चाची देवी देवता का पूजा पाठ करते थे। मेरे मामा दुर्गा का आरती उतार कर खाना खाते थे। मैंने उनको समझाया, नागपुर लेकर के गया, उत्तर प्रदेश लेके गया, बौद्ध विहार लेकर के गया, सिरपुर लेके गया और पूरे परिवार को अम्बेडकराइट फैमिली के रूप में कन्वर्ट किया। मेरे घर में फिर से कह रहा हूं, मेरी मामी, चाची, काकी, बहन, भाई, बहन, भाभी, माता जी कोई शराब का नशा नहीं करती, कोई सिगरेट नहीं पीती। बार बार कह रहा हूं। और जो लोग आपसे ये चीजें कह रहे हैं, आप उनके घर जाकर देखिए। हमारे यहाँ, मेरे घर में कई लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके घर के लोग भी नशा का सेवन नहीं करते। मेरे बड़े पापा, बड़े मम्मी नौकरी में रहे, रिटायर हो गए, जयपुर में रहते हैं, वो भी नशा नहीं करते। और लगातार मुझे सामाजिक संघर्ष करते रहने के लिए अपने पेंशन का 10 से 15% लगाकर गाड़ी में पेट्रोल डलाव करके समाज में संघर्ष करते रह करके सहयोग करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे लगातार सहयोग करते हैं कि मैं समाज के बीच बना रहूं, समाज के संघर्षों के बीच बना रहूं। और मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूं, फिर से कह रहा हूं, कल मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो फिर मैं समाज के बीच लिखूंगा कि मुझे पैसों की आवश्यकता है। समाज के जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझे सहयोग करेंगे। और अगर इस बात से आपको तकलीफ हो रही है तो दलाल मैं नहीं हूं, दलाल आप लोग हैं। दलाल वो है जो मेरा विरोध कर रहा है। हम समाज में उठते बैठते जीते हैं, समाज के लिए अपनी जान हथेली में रखकर रोज घर से निकलते हैं। तो समाज के युवा प्रेम पूर्वक हमारा सहयोग करते हैं। इस बात से जलन, कितने लोग ऑनलाइन हैं? 550 लोग। इस बात से जलन जिन लोगों को हो रही है, उन लोगों को आपको समझने की आवश्यकता है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सारे ग्रुप में डालिए और समझिए। कितने मिनट हो गया होगा? 50 समथिंग। परिस्थितियों को समझिए कि क्यों मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। हो सकता है कि मैंने कुछ साथी जो मुझे फोन करके धमका रहे थे उनको गाली गलौज किया, उस वीडियो को फिर से डाल दें। लेकिन आप समझिए कि एक युवा का गाली गलौज करना एक सामान्य सा भाषा है, कोई दूध का धुला नहीं है। और सब सामाजिक संघर्ष करते हैं तो सामाजिक सहयोग से ही करते हैं। किसी के बाप के पास इतनी संपत्ति नहीं है, जितने लोग भी सामाजिक संगठन में हैं, जो अपना घर से लगाए। सब एक दूसरे के सहयोग से ही चलते हैं। लेकिन मेरे लिए तकलीफ इसलिए हो रही है कि परिसीमन 2026 में अगर एससी सीट हो गया, ओम प्रकाश बंजारे अगर सदन पहुंच गया, ओम प्रकाश के हाथों में ताकत आ गई, तो मुझे चंदा चोर कहने वाले हरामखोर लोगों की स्पष्टता सामने आ जाएगी। मैं मजबूत हो जाऊंगा, मेरी ताकत मजबूत हो जाएगी। इसलिए मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे तमाम पर्सनल जिंदगी की बातों को उछाला जा रहा है। मेरा किसी से प्रेम प्रसंग हो सकता है, मैं युवा हूं, मैं भी किसी को पसंद कर सकता हूं, मेरा भी किसी के साथ उठना बैठना हो सकता है। लेकिन ये मेरा निजी मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा नहीं है। मेरा किसी से कर्ज हो सकता है, ये समाज का मुद्दा नहीं है। मेरा किसी से अनबन हो सकता है, ये समाज का मुद्दा नहीं है। समाज का मुद्दा यह है कि किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं उपस्थित होता हूं कि नहीं। उस पीड़ित परिवार के पास सहयोग राशि जो जाता है सरकार से, वो उसी के पास पहुंचता है कि नहीं। आप इन पर ध्यान दीजिए, न कि मेरे निजी व्यक्तिगत मामले पे। और जो लोग मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि बिलासपुर में यहां मिलिए, वहां मिलिए, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे नंगा कर देंगे, इस बात से मैं डरता हूं। आप लोग का स्वागत है। आप तमाम ऐसे मुद्दे खोजिए जिसमें समाज के बीच आपको रखने से फायदा हो। समाज के बीच मुझे आप नंगा साबित कर पाए, गलत साबित कर पाए, ना कि मेरे निजी मामलों में कूदिए। बहन मोनिका जी के द्वारा अगर कोई कार्रवाई करानी है तो मैं
इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोनिका जी, आप थाने चलिए मुझे लेकर के और बोलिए कि मैंने आपसे अभद्रता किया है। मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि जाने अनजाने में आक्रोश पूर्वक मेरे मुंह से जो शब्द निकला है मैं उसका गुनहगार हूं। लेकिन आप लोगों को बताइए कि आपका सारा पैसा हमने वापस कर दिया है। 6,000 रुपए बचे हैं। 6,000 रुपए जैसे ही मेरे पास होंगे, आजकल साथी लोग व्यवस्था करके मुझे देंगे, मैं आपको दे दूंगा। और फिर जो बात ये मैंने आपको कहा कि मेरे साथी लोग उपलब्ध कराएंगे, फिर से इस बात को अगर आप लोग दलाली कहते हैं, जो लोग दलाल लिख रहे हैं, आपके पेट में खुजली हो रही, तो फिर से कह दूं कि हो सकता है कि साथी लोग ये देख रहे हैं कि मेरे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है, कल को कोई गाड़ी गिफ्ट कर दे, कल को कोई गाड़ी की व्यवस्था कर दे, तो आपके पेट में जो जलन होगी उसको आप बरकरार रखिएगा। बहुत जल्द साथी लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उनको मेरा संघर्ष दिखता है। तो आपको ये पेट में ये तकलीफ होनी चाहिए कि ओम प्रकाश बंजारे को किसने गाड़ी गिफ्ट कर दिया। आपको आवश्यकता है कि आप जाकर पता करें कि वो गाड़ी ओम प्रकाश को कौन दे रहा है। इतनी महंगी गाड़ी फिर से कहां से आ रही है, आपको समझने की आवश्यकता है। 100 बातों की एक बात है साथियों, आप मेरे निजी मुद्दों से जोड़कर मेरे सामाजिक संघर्ष का आकलन नहीं कर सकते। समाज में मैंने जो संघर्ष किया है उसके बदौलत आप मेरे संघर्ष को भापिए और ऐसे हरामखोर, नीच, दुष्ट लोगों से सावधान रहिए। अगर मैं गलत हूं तो समाज के बीच उस बात को रखिए। सुधारने योग्य है तो मुझे क्षमा करिए, सुधारने योग्य नहीं है तो संगठन से बाहर कीजिए। मुझे 4 झापड़ समाज के बीच लगाइए और कह दीजिए कि आप दोबारा समाज में अपना चेहरा मत दिखाइएगा। मैं इन बातों को स्वीकार करूंगा। लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं और मैं जहां तक समझता हूं कि आज से 4-5 साल पहले के मुद्दों को, जो मेरा निजी है, उसे सामने रखकर मेरा नाम खराब करना कहीं ना कहीं मुझसे जो जलन है, मेरी गाड़ी से जो जलन था, मेरी लोकप्रियता, मेरी प्रसिद्धि से जो जलन था, उसको स्पष्ट करती है। आप लोग जो मुझ पर सवाल उठाते हैं, उन पर सवाल उठाकर एक बार देखिए, आपको सच का सच, झूठ का झूठ पता चल जाएगा। और बहुत जल्द मैं अपनी सारी डिग्रियां और जो मुद्दा पर आप मुझ पर आरोप लगाते स्पष्ट कर दूंगा। आप सभी मुझ पर भरोसा बनाए रखिए। मैं आपको आपके संघर्ष की लड़ाई में रोड पर नजर आऊंगा। 2028 के चुनाव में आप लोग जब मुझे अपना ताकत देंगे तो सदन में माननीय चंद्रशेखर आजाद की तरह दहाड़ते नजर आऊंगा। और बांधा के मुद्दे को, गिरौदपुर के मुद्दे को और तमाम जो हमारे समाज से जुड़ा मुद्दा है उसको उठाते नजर आऊंगा। आप लोग स्पष्ट करिए कि दलाल कौन है, कौन हो सकता है, इसका जांच पड़ताल करिए। मैं पूरे प्रदेश के युवाओं को, समाज के लोगों को, सामाजिक संगठन के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे घर, ग्राम पंचायत सेंदरी, तहसील जयजयपुर, थाना जयजयपुर, जिला शक्ति आकर के पता करिए। मेरे घर आइए, चाय पीजिए, खाना खाइए और आसपास के लोगों से पता करिए कि मेरा सामाजिक योगदान क्या है, मैंने कब, कौन सी परिस्थिति में किसे नुकसान पहुंचाया है। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। और फिर आप तय करिए कि समाज के दलाल कौन लोग हैं जो जगह जगह ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी विचारधारा को खत्म करिए। तो आप कांग्रेसी विचारधारा को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। आप समझिए कि आपका दिमाग कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, न कि किसी अन्य पार्टी से जो कि सरकार में बैठी है। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो आपका भूमिका विपक्ष का होता है, न कि दूसरे पार्टी का। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कांग्रेसी विचारधारा को खत्म करिए। जिन्होंने हमें नीचा दिखाया, गलत साबित किया, तो जहां बहुजन समाज पार्टी नहीं वहां वोट किसको दे। कांग्रेस को छोड़ देते हैं तो वोट जाता है भाजपा को, और भाजपा के लिए यदि ऐसा प्रचार कर रहे हैं तो समाज के दोगले वो लोग हैं, मैं नहीं। मैं ना भाजपा का प्रचार किया ना कांग्रेस का। हम परिस्थितियों के हिसाब से जूझते रहे। जब लोकसभा चुनाव आया, जिस पर मुझ पर आरोप लगा कि ये एक्स कैबिनेट मंत्री की गोद में जाकर बैठ गए, आप मंत्री से जाकर पता कर सकते हैं कि मुझे किस लिए बुलाया गया, मैंने क्या जवाब दिया और किसे समर्थन दिया। ये जो तमाम मुद्दे हैं, बिना सोचे समझे आप लोग तय मत कीजिए और अपने विधानसभा, अपने लोकसभा के बारे में पहले स्पष्ट हो जाइए कि आपने वोट किसको दिया था। अगर भाजपा को तो फिर आप भी समाज के दलाल हो गए, और अगर कांग्रेस को तो भी दलाल हो गए, तो फिर आपको वोट किसको देना था। और दोनों पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी थी नहीं। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर मैं गलत हूं तो मेरा विरोध कीजिए, स्वागत है आप लोगों का। ख्याल करिए, अपना नाम करिए, काम करिए। बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना जितना योगदान हो सकता है करिए। मैं स्पष्टवादी हूं। जब जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत रहेगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़।